हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो। इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम का लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बताया है। अपर रिस्पायरेटरी पार्ट नोज, कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई के बारे में अच्छे से बताया है। रिस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बताया है, टाइडल वॉल्यूम, रिस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सब के बारे में मैंने उस लेक्चर में बताया है। उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है, लंग्स से टिश्यू तक जाती है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ना, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू तक जाना, ये जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर इसकी मेनली बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है मेनली डिपेंड करता है पार्शियली प्रेशर पे डिपेंड करता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। पार्शियली प्रेशर का मतलब ये होता है जो गैसेस का डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो पार्शियली प्रेशर इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो लो पार्शियली प्रेशर होता है, हाई पार्शियल प्रेशर होता है, दो प्रकार का होता है। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस जो है ट्रांसफ़र होती है। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए पार्शियल प्रेशर भी डिपेंड होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब जैसे हमारी गैसेस जो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन से अधिक सॉल्युबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी के आधार पे भी मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बता सकते हैं। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जितनी थिकनेस कम होगी गैसेस का एक्सचेंज उतना अधिक होगा, जितनी थिकनेस कम होगी उतना गैसेस का एक्सचेंज अधिक होगा। पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें, तो ऑक्सीजन का पार्शियली एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 760। एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर होता है 760 mmHg होता है, 760 mmHg होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक पार्शियली प्रेशर आता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो 158.6 mmHg होता है। एक्स को अप्रॉक्स में हम अगर बोलते हैं, तो उसको 159 mmHg बोल देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 mmHg होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है। अगर पार्शियली प्रेशर बात करें गैसेस की, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो एल्वुलाई में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करते हैं, तो एल्वुलाई में जब हमारे लंग्स से ऑक्सीजन हम अगर लेते हैं और ये लिया हमने इनहेल की, जो हमारे लंग्स में जाएगी, लंग्स के बाद लंग्स में अगर माउथ से आती है, नोज से ट्रेकिया से ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वुलाई में जाती है। जो एल्वुलाई का जो होता है पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो 100 mmHg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। तो 40 mmHg कम है, ऑक्सीजन का ज़्यादा, तो इसीलिए एल्वुलाई से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन जो है जाती है टिश्यू की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें, जो हमारी वेंस के थ्रू अपर बॉडी का जो है सुपेरियर वेना कावा से, और लोअर बॉडी का इन्फीरियर वेना कावा से, राइट आर्टरी में जो ब्लड आता है, उसकी अगर बात करें, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, या फिर बोल सकते हैं वेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg होता है। ठीक, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो आर्टरीज के थ्रू जाता है टिश्यू तक, तो उसमें जो होता है 100 mmHg होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। और हम अगर बात करें कितनी हम ऑक्सीजन एयर के थ्रू कौन कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में हम लेते हैं, उसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% होती है,
21% होती है अप्रॉक्स के आसपास, होती तो है शायद 20.9 या 8 या 9 होती है, लेकिन अप्रॉक्स में हम 21% बोलते हैं। ठीक, तो 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, जिसको हम लेते हैं, छोड़ते कितना, 17%, 17%, सिर्फ 17% होता है, ये कम हुई। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% लेते हैं एटमॉस्फेयर में, 0.03% होती है जो हम लेते हैं, छोड़ते कितना है, 4%, जो बढ़ गई। तो मतलब कुछ ना कुछ तो सेलुलर सेल्स में हुआ, कुछ ना कुछ टिश्यू और सेल्स में हुआ, जिससे हमारी ऑक्सीजन कम हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। ठीक है, तो उसमें मेनली क्या होता है, जो हमारी एनर्जी हमको मिलती है ना, तो उसके लिए वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती है, जिससे हमारी ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं नाइट्रोजन। अगर बात करें पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है और टिश्यू में कितना होता है, एक जगह पे हम सारी बातें अगर बताएं डायग्राम में, ऐसे तो हमने आपको बता दिया है। तो एल्वुलाई में अगर बात करें तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 100 mmHg होता है। एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 100 mmHg होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड जो होता है किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें उसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 100 mmHg होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। फिर टिश्यू की अगर बात करें, टिश्यू पे कितना होता है, तो टिश्यू पे भी जो होता है ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है, कम हो जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो जाता है, बढ़ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 या 45 mmHg होता है। अगर बात करें सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस की या थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की, तो पहले हम बात बताएंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस की। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक, 20 to 25 टाइम्स मोर देन सोलिबल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स अधिक सोलिबल होती है। अगर डिफ्यूजन रेट की बात करें तो डिफ्यूजन रेट भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का बहुत कम होता है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो जो जितनी भी थिकनेस कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 mm के आसपास, जितनी थिकनेस कम होगी उतनी भी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन रेट अधिक होगा। तो डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 मेम्ब्रेन थिकनेस। फिर अगर एल्वुलाई की बात करें, एल्वुलाई में कौन से मतलब टिश्यूज पाए जाते हैं, तो एल्वुलाई में एल्वुलर एपिथीलिया पाई जाती है जो कि फ्लैट सेल्स से बनी होती हैं। एल्वुलर एपिथीलिया होती है जो कि फ्लैट सेल से बनी होती है, एल्वुलर एपिथीलिया फ्लैट सेल से, और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये होती है कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज। तो इसमें जो होता है ये जो एपिथीलिया होती हैं ये भी फ्लैट सेल्स होते हैं, कैपिलरी एपिथीलिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली सबसे पहले आपको हम बताएंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो होती है प्लाज्मा में कम सोल्यूबल होती है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन कम सोल्यूबल होती है, इसीलिए मेनली जो अधिक से अधिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है, क्योंकि प्लाज्मा में कम सोल्यूबल होती है तो प्लाज्मा के थ्रू बहुत कम क्वांटिटी में जाती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके, जबकि हीमोग्लोबिन के साथ जो है बहुत ज़्यादा जाती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% जाती है, और प्लाज्मा के साथ में जो होते हैं 3% जाती है, प्लाज्मा के थ्रू जो है डिजॉल्व स्टेट में 3% जाती है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमने ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, उस लेक्चर में भी बताया था हमने, इसमें भी दोबारा बताया था। जो हीमोग्लोबिन होता है 2 चीज़ों से बना होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। तो हीम जो होता है, हीम में से होता है आयरन, हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबुलिन जो होती है प्रोटीन्स होती है जो कि पोरफायरिन रिंग से बनी होती है। तो एक हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल आयरन के होते हैं, एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल होते हैं आयरन के। अगर बात करें इसमें एक जो
हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें हमने स्ट्रक्चर भी बनाया, तो ये देखो बीच में हीमोग्लोबिन है। ठीक, ये आयरन हो गया, ये आयरन हो गया, ये आयरन हो गया, ये आयरन है। 4 आयरन्स हो गए। एक आयरन जो है, एक आयरन एक ऑक्सीजन को कंबाइन करता है अपने साथ, एक आयरन। तो हीमोग्लोबिन में 4 आयरन हो गए, तो 4 आयरन 4 एटम मॉलिक्यूल्स को जो है ऑक्सीजन के लेगा, कैरी करेगा। तो एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। अगर हीमोग्लोबिन एटम्स की बात करें तो 8 एटम्स लेके जाता है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के लेके जाता है। ब्लड में अगर बात करें, ह्यूमन ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो 12 से 16, 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। और जो ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जब ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उसका कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। वो जो ब्लड होता है ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। लेकिन जब डीऑक्सीजनेटेड होता है, जो कि वेंस के अंदर होता है, वो उसकी बात करें तो ब्लूइश पर्पल कलर का होता है, ब्लूइश पर्पल कलर का होता है। ऑक्सीजन जो है मेनली अगर बात करें तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की क्षमता 70 गुना अधिक होती है। ब्लड के पास जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण 70 गुना अधिक ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता होती है ब्लड में। जो कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है, जो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेके जाता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट में हम नॉर्मली सांस लिए, नॉर्मली सांस अब छोड़ते हैं, तो 100 ml जो ब्लड जाता है हमारे टिश्यू तक, उसमें सिर्फ 5 ml ही का ऑक्सीजन जाती है। बाकी जो ऑक्सीजन होती है वो रिजर्व स्टेट में सेव रहती है हमारी बॉडी में। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं या इमरजेंसी कंडीशन होती हैं, इमरजेंसी कंडीशन में 100 ml ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है। 15 ml ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97%, डिजॉल्व स्टेट में 3%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड प्लाज्मा में, जो बॉडी में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है हमको, हम फूड लेते हैं, फिर हमारे टिश्यू में सेल्स में जो है जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे रिएक्शंस होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड प्लाज्मा के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है, लंग्स तक लाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू लंग्स से एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 3 तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है हमारे बॉडी से। 3 तरह से हमारे टिश्यू से जो है 3 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लाई जाती है। एक तो होता है डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो है डिजॉल्व होकर, जो कि ऑक्सीजन जो है कम डिजॉल्विंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक डिजॉल्विंग होती है। मैंने आगे आपको बता दिया है, जो ऑक्सीजन होती है कम सॉल्युबल होती है प्लाज्मा में, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सॉल्युबल होती है। और फिर बाइकार्बोनेट के रूप में 70% सबसे ज़्यादा जो है बाइकार्बोनेट के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू से लंग्स तक। फिर हीमोग्लोबिन के साथ 20 से 25%, 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ। डिजॉल्व स्टेट में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में 20 गुना अधिक सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन से 20 गुना अधिक सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में, 20 गुना अधिक। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड का 7% ही प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी जो है अदर फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब ब्लड में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड प्लाज्मा में आती है तो उसमें वाटर होता है 91.5% वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा में, जो जिसमें रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लड प्लाज्मा के अंदर रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर बाइकार्बोनेट के रूप में अगर बात करें तो 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है।
ट्रांसपोर्ट की जाती है। जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है वो और वाटर से रिएक्ट करती है। इसमें हमने पहले ये बता दिया ना आपको कि वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो वाटर से रिएक्ट करती है कार्बोनिक एसिड ही बनाती है। लेकिन जब कार्बोनिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जब कार्बोनिक एसिड की मात्रा हमारी बॉडी में अधिक हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो यह जो है कार्बोनिक एसिड जो है ब्लड सेल्स में उपस्थित होता है। कार्बोनिक एसिड ब्लड सेल्स में जो पोटेशियम सोडियम उपस्थित होता है, पोटेशियम और सोडियम जो ब्लड सेल्स में जो होता है पोटेशियम और सोडियम उपस्थित होता है। कार्बोनिक एसिड उससे रिएक्ट करता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, जो कि कार्बोनिक एसिड सोडियम और पोटेशियम से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन जो है प्लाज्मा में कम होता है लेकिन आरबीसी में अधिक मात्रा में, क्योंकि आरबीसी में जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये रिएक्शन होती है तो इससे बनता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब जो सोडियम से रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक, अगर बात करें तो कार्बोनेट जो होता है कार्बोनेट एल्बुलाई में जाता है। जब एल्बुलाई में ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो वहाँ पे जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे अधिक होती है और हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। जब बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो एल्बुलर सरफेस पे पहुँचते हैं ठीक ब्लड के थ्रू, तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में का जो कि एसिडिक नेचर बनाता है, जिसके कारण जो है पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है और अपने सोडियम पोटेशियम को रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाती है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की अगर बात करते हैं हम, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की,